Okay, Assalamu alaikum class again. We were discussing about that decision making criteria, how we can make the more rational decision making. And इसमें थोड़ा सा weightage और rating का concept मैंने आपको बताया था. And we discussed an example and I told you to calculate the weighted scores. Have you calculated the weighted scores? Yes, sir. कैलकुलेट कर ली आपने. अब मुझे अपने अपने वेट्स वेटेड स्कोर्स बताएं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्या क्या आए हैं. पहले अख्तर साहब आप बताएं जो टोटल करके वेटेड स्कोर. जी जी कस्ट का वेटेज है 3.5. 3 वेटेड स्कोर जो टोटल करके आया. ठीक है. जी कैदिज्म का है 3.8 ठीक है. और अरिफा का है 4.8. 4.8. नाउ अब आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है यू विल डिसाइड दैट यूनिवर्सिटी जिसका वेटेड स्कोर सबसे ज़्यादा होगा. अगर रिफा का वेटेड स्कोर आपका 4.8 है, दैट इज द हाईएस्ट अमंग द दैट यू विल डिसाइड दैट यूनिवर्सिटी. इसी तरीके से यूसुफ आपने क्या आपकी क्या वेटेड स्कोर आए हैं? सर मेरे रिफा क्या है 2.4. ठीक है. कस्ट के 2.9 ठीक है. और थर्ड यूनिवर्सिटी का मेरा है 2.1. 2.1. तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में यू विल टेक द एडमिशन? कस्ट को चूज करूंगा 2.9 वाली. क्योंकि उसका हाईएस्ट स्कोर आया. तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस तरीके से वी कैन मेक द मोर रेशनल डिसीजन मेकिंग. इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो तरह के मॉडल इसमें यूज होते हैं. ये अगर लिखना है तो आपकी स्लाइड में भी मैं आपको दिखाता हूँ. एक आपका होता है EFE, इसको कहते हैं IFE और EFE मैट्रिक्स, इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. ठीक है. ये जैसा आप ये देख रहे हैं कि कुछ मेथड्स हैं. These are the different methods to evaluate the environmental variables to cope with the strategies. इसमें SWOT को हमने डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया. उसमें मैंने आपको वो डिफरेंट मैट्रिक्स भी बताया, हाउ वी कैन डेवलप द डिफरेंट मैट्रिक्स. IFE होता है ये इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. ठीक है. नो सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है, हमने जो भी क्राइटेरिया बनाया था ना, जो भी क्राइटेरिया में हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं या उसके फैक्टर्स लेते हैं. तो इफ ऑल दोज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, तो उस पूरे मैट्रिक्स को, ये पूरा जो हमने वो वेट क्रिएट किया, वेट स्कोर निकाला, उसको हम कहते हैं IFE, दैट इज द इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन. अगर वो जो क्राइटेरिया हम ले रहे हैं उसमें फैक्टर सारे इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे तो उसको हम कहते हैं IFE, इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल सपोज कि आपने रिक्रूटमेंट करनी है और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आपने लोगों को सिलेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि उसके अब वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं. जैसे आपने यूनिवर्सिटी के लिए फैक्टर्स डिसाइड किए थे, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसके मार्क्स कितने होंगे, FSC के मार्क्स कितने होंगे, मास्टर्स में कितने मार्क्स होंगे. इसी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी के कुछ कर रख सकते हैं. उसके बाद उसको वेट दे देंगे कि कौन सा वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनको हम कहेंगे दैट इज द इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. दूसरा मैट्रिक्स होता है EFE, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. अगर वो जो फैक्टर्स हैं दैट आर रिलेटेड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. जिस तरीके से मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी, आई थिंक दैट विल बी द एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. कि सपोज आपकी बिजनेस, ये जो एग्जांपल आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इफ यू वांट टू एंटर इनटू एन इंडस्ट्री, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और किसी इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने अट्रैक्टिवनेस क्राइटेरिया, इसमें एक है साइज. अब इंडस्ट्री का साइज आपकी कंट्रोल में नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. इसी तरीके से ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एक फैक्टर है, एक एनवायरनमेंट फैक्टर है. एनर्जी इंपोर्ट्स आपको सस्ती पड़ रही है, एनर्जी महंगी पड़ रही है उस इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं. इस पूरे मैट्रिक्स को हम कहेंगे दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्राइटेरिया और द फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दीज आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स. इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स होता है. अगर कंपटीशन से रिलेटेड हम कोई फैक्टर्स ले रहे हैं तो उसको कहते हैं CPM, कॉम्पिटिटर प्रोफाइल मैट्रिक्स कहते हैं उसे, कॉम्पिटिटर प्रोफाइल मैट्रिक्स.
कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, ये स्लाइड में मैं स्किप कर दूंगा because ultimately I will try to come to the human resource environment that is related to your subject. जी ये क्लियर हो गया आपको? थोड़ा सा ये क्राइटेरिया भी पता चल गया किस चीज़ के से हम करते हैं? Is it clear to everyone? जी सर। Okay. जी सर, क्लियर हो गया। Okay, now let's environment को हमने डिस्कस कर लिया कि what is the environment, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी डिस्कस्ड स्वॉट। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, उसको डिफरेंशिएट हम किसी कैसे करते हैं। और एक हमने क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का जनरल मैंने आपको क्राइटेरिया बनाया, आईएफई को डिस्कस किया, ईएफई को डिस्कस कर लिया। ये क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया जिसको कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी कोई भी आपने डिसीजन करना है, इसी के वेटेज फैक्टर्स बना लें, वेट कर लें और उसके बाद आप डिफरेंट जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, इस बेस पे आप एक बेटर ऑल्टरनेटिव जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस क्राइटेरिया कैन बी in many cases, you know. Now let's share me the other slides. Now we will discuss the human resource environment. Now in this session we will discuss the environment particularly with respect to the human resource. अगर मैं आपको इधर से स्टार्ट करवाता तो शायद आपको एनवायरनमेंट की कंफ्यूजन होती है कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा आई ट्राई टू ब्रीफ फर्स्ट अबाउट द एनवायरनमेंट क्या होती है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस व्हिच कैन इफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं? वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, लाइक द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो इंटरनल भी हो सकती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ह्यूमन रिसोर्स इन्वायरमेंट में भी इसी तरीके से बहुत सी फोर्सेस जो होती हैं उनको हमें कंसीडर करना होता है। लाइक ये देखें, इसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम नेक्स्ट एक क्लास में मैं आपको इसके बेसिक फंक्शंस पहले ब्रीफ भी करूंगा और ये हम थ्रू आउट दिस सेमेस्टर डिस्कस करते रहेंगे। लाइक ह्यूमन रिसोर्स के जो बेसिक फंक्शंस हैं, इसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स के जो फंक्शन है उसमें स्टाफिंग आ जाती है, जिसमें हम रिक्रूटमेंट वगैरह भी करते हैं। वी प्लेस द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट द डिफरेंट पोजीशंस के किस एम्प्लॉय को हमने किस पोजीशन पे रखना है और किस डिपार्टमेंट में भेजना है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ जाती है कि हम कौन सी उसको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट, ऑल दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं दैट कैन कम अंडर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम लोगों ने कंपनसेशन जो है एक डिफरेंट फंक्शन है कि हमने लोगों को कंपनसेट किसी कैसे करना है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, इसको भी हम एक या दो लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द जो एम्प्लॉयज होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको भी मैं कोशिश करूंगा एक या दो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस, एम्प्लॉय लेबर रिलेशंस अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज यूजुअली डिस्कस्ड अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये जो सारे फंक्शंस, अच्छा ये तो ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस हो गए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अलावा जो डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होती हैं, दैट मे बी रिलेटेड टू द मार्केटिंग, दैट मे बी रिलेटेड टू द ऑपरेशंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, और फंक्शनल एरियाज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस हों, बाकी जो चीज़ें दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यूनियंस, यू विल हैव टू स्टडी द यूनियंस। अब ये दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी इंडस्ट्री में अगर कोई यूनियन बनी हुई है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से लीगल कंसिडरेशंस के रूल्स क्या हैं, आपके एम्प्लॉय कंपनसेशन रूल्स क्या हैं, आपकी कंट्री में क्या क्या रूल्स हैं, लेबर रूल्स, लेबर लॉज क्या हैं, that is the part, that's why that is the part of the external environment because that is not controllable by the organization. इसी तरीके से इकोनॉमी को हमने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी और ऑल दीज थिंग्स, आपकी ग्रोथ रेट क्या है, और ऑल दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कस्टमर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंपटीशन, लेबर मार्केट, शेयर होल्डर्स कौन से हैं आपके, और ऑल दीज आर द टेक्नोलॉजी, अगेन सोसाइटी, कल्चर, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ईच एंड एवरी फैक्टर इज इम्पोर्टेंट विच इज जो हम डिस्कस करते रहते हैं विद इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न।
Human resource environment. After developing the investment perspective for making strategic decision about the human resources, managers need to scan the environment before formulating strategy. ये no, this is a very important point. एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंट को एनालाइज करना. जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उनकी फोर्सेस जो हैं उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फॉर्म स्ट्रेटजी को बनाने के लिए. अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है उसके लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एनवायरमेंट. एनवायरमेंटल स्कैनिंग, उसकी एग्जामिनिंग और उसकी एनालिसिस के बगैर वी कैन नॉट फॉर्मुलेट अ गुड स्ट्रेटजी. दैट्स व्हाई this environmental scanning is the first and the foremost part of any strategic management process. Technology has massive impact on the organizational environment, requiring technically qualified employees to run the operations. During these days of rapid changes, the process of formulating strategies and planning and their implementation is more difficult but important. तो ये जो environmental scanning का जो process होता है ये इतना आसान नहीं होता. That is very difficult process. Different environments को study करना that is a time consuming process, but इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. ये करना पड़ता है जो स्पेशली स्ट्रेटजीज के लिए, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स के लिए और जो विजनरी मैनेजर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं. फॉर दोज मैनेजर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज environmental analysis and the strategy formulation thereafter. Organizations which scanned the environment developed right strategies and planned alternatives for dealing with changing conditions and were successful comparative to those who ignored these important factors. तो strategically अगर हम देखें, all those organizations जो successful होती हैं वो ज़रूर इसको डिटेल में डिस्कस करती हैं. They discuss the environmental analysis in detail. ठीक है. और जो नहीं करती वो इग्नोर होती हैं. वो शॉर्ट टर्म में तो दे में भी सक्सेसफुल बट लॉन्ग टर्म में वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती. तो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट और ये सारे जो एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है. ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट में जो द फ्रेमवर्क फॉर स्कैनिंग द एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल जो इसकी कैटेगरी टेक्नोलॉजी, अगेन इसको हमने डिस्कस किया. टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट, legal consideration, society, unions, shareholders, competition, customers, economy, unanticipated events क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, उसके लिए हम contingency planning करते हैं. values, norms, beliefs, trends of the employees क्या हैं, whether वो एम्प्लॉयज जो है स्विच ओवर कर रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या ट्रेंड नहीं है वो रिटेन करते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में. मैनेजरियल ट्रेंड्स क्या हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया. उसकी मैंने इंपॉर्टेंस को आपको बताया कि हाउ यू कैन make the important decisions and the strategies on the basis of these demographic analysis. Human resource utilization trends क्या हैं और international development क्या हो रही है which can affect the organization. So all these are the different factors which are related to the human resource environment, and it is very important for the strategic human resource managers to study all of these sort of forces. HRM operates in technological changing environment. और ये जो चेंज हुई एनवायरनमेंट जो 1800 तक जो ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, उसके बाद 2000 में जो कम्युनिकेशन का दौर आ गया. ठीक है. कम्युनिकेशन के डिफरेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टूल्स आ गए मार्केट में. और 2000 ऑनवर्ड जो है जो डिफरेंट ट्रेंड है मार्केट, दैट इज टेक्नोलॉजी जो है दैट इज द बेसिस फॉर एनी basis for anything, any strategy, any idea. ठीक है. कोई भी आपके आइडिया आता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं मार्केट में. द IT फील्ड इज ग्रोइंग नाउ. IT मैनेजर जिसमें मैंने बताया था द एनवायरनमेंट जो IT या टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड एनवायरनमेंट है दैट चेंजेस वेरी क्विकली. It is very important for the managers to कि इसको आप IT को जो है thoroughly इसको देखें कि what is the IT environment of the company. Knowledge workers focus on the acquisition and application of information for the decision making. Now that is very important. इसी के से मैंने आपको MIS की एग्जांपल दी थी कि MIS में आपका जो डाटा बैंक होता है उसी को हम एनालाइज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं. That will be most helpful for the decision making. ठीक है.
और नॉलेज मैनेजमेंट जो है, अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे। नॉलेज वर्कर्स आपके पास होने चाहिए जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, उसको शेयर करते हैं, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग। और दैट चेंजिंग जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज यू नो change the environment of the whole of the world and of the organizations. Now, human resource, अच्छा एक जो MIS सिस्टम होता है आजकल, हम जो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन कहते हैं HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें ह्यूमन से रिलेटेड जो है एवरी इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उनको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज़ बीइंग स्टोर्ड इन अ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद उसकी बेस पे हम फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और दिस सॉर्ट ऑफ डाटा, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, दैट विल facilitate the managers regarding planning the human resource एंड टू मेक द डिसीजंस फास्टर। अब वो वाला दौर खत्म हो गया कि मैनुअली हम देखें कि जी ट्रांसफर किसकी करनी है और प्रमोशन किस किसकी होगी। जस्ट एक क्लिक पे होते हैं, एक क्लिक करते हैं तो आपको पूरा सिनेरियो सामने आ जाता है, उसकी बेस पे आप डिसीजन करते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन द मार्केट लाइक सैप, ओरेकल, एचआर का मॉड्यूल ओरेकल से रिलेटेड होता है, उस एचआर से रिलेटेड है मॉड्यूल। तो ऑल दीज मॉड्यूल्स हेल्प अस इन द डिसीजन मेकिंग एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। क्लियरली डिफाइन द जॉब्स, परफॉर्मेंस को आपने वैल्यूएशन करनी है, अप्रेजल करना है, उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर हैं, एंड इट प्रोवाइड द डिजायरेबल कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट्स। तो दैट इज अगेन जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, they always depend on these information systems for the quick and the rational sort of decision making on the basis of the data that is usually stored in these warehouses or the databases. इसी तरीके से जो एचआर मैनेजर्स है, दे यूज द टेक्नोलॉजी टू रिक्रूट, हायर, ट्रेन द एम्प्लॉयज। हायरिंग के लिए आपने देखा होगा कि बाद हुआ ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही वेबसाइट पे एक वो दे देती है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, आप उसको अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, आप सबमिट ऑनलाइन होती है, ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रीन भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है और आपको कॉल लेटर भी सॉफ्टवेयर के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर के अब अभी भी कोई कुछ कल्चर आप देखें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, तो रिक्रूटमेंट में आपको साल-साल का अरसा लगता है। 4 महीने जो है एप्लीकेशन को रिसीव करने में लगेंगे, फिर उसको सॉर्ट डाउन करते हैं, स्क्रीन करते हैं मैनुअली अगर करें। इसके ऑपोजिट अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली आप जो है वो काम सारे आपकी स्क्रीनिंग भी हो जाती है, टेस्टिंग भी समटाइम्स ऑनलाइन हो जाती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, it is very important for them these days to use the technology to recruit, hire and train the employees, to motivate and monitor the workers. इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके they can easily कैमरेज के थ्रू, आईटी के थ्रू, तो वो मॉनिटर भी करते हैं। रिसर्च फेयर कंपनसेशन पैकेज क्या है उसको सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और डिसीजन मेकिंग करते हैं रिगार्डिंग दी कंपनसेशन। देन कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बाद पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में आपकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, लेकिन आईटी के थ्रू जो है यू कैन इजीली कम्युनिकेट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द ग्लोब। देन इवेलुएट द डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। इसको आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं एम्प्लॉयज को। तो द कंक्लूजन इज जो आपकी टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कि वो इसको यूज कर रहे हैं एंड टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स। Now, technology and organizational structure, broad influence of technology. Technology, particularly information technology, is having a major impact over the structure of the organization and the nature of the managerial work. Major areas of business, manufacturing, sales, finance, supply chain management, and human resource have integrated through the company's software systems. Now, अब ये जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमने जो डिफरेंट डिविजन्स जो होते हैं, अब आपको इंडिविजुअल फेस टू फेस नहीं जाना पड़ता या मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आईटी के थ्रू ही आपस में कनेक्ट होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है और सब चीज़ें हो रही होती हैं। और डिफरेंट जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं लाइक आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये सारा आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये सब चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। और टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो भी है उस पे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है, प्ले करती है। लाइक वो जो फिजिकल आपकी सुपरविजन रिक्वायर्ड होती थी कि आप फिजिकली सुपरवाइज करें और देखें सबको, दैट इज रिड्यूस हो गई है। और आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लोगों को सुपरवाइज, अपने डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करने के लिए, और उससे आपकी टाइम सेविंग होती है और यू कैन मेक द क्विक डिसीजन मेकिंग एज वेल। So technology again plays a very important role as far as the organizational structure and the decision making is concerned. इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, दैट इज़ वेरी मच इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, लाइक पीपलसॉफ्ट, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। सैप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ओरेकल यूज़ करता है, MRP आपकी जो है सॉफ्टवेयर, MRP से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये आपके सारे ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं पूरे डिसीजन मेकिंग करने में रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ टू ऑपरेटिंग यूनिट्स, उसको किसी के रिप्लाई करने हैं, उनकी स्टाफिंग अगेन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। यानी अब वो बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ जो होती थी ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं होती हैं, अब लीन स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उनकी जो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होती है और प्रोजेक्ट टीम्स आप बनाते हैं, टास्क फोर्सेस टीम वर्किंग ज़्यादा हो रही होती है। और जो हायरार्किकल रिलेशनशिप्स है जो मैनुअली कभी होती थी, और वो जो एक longer structure होता था, that is has been changed into the lean and the flat structure with the help of that technology. जी, ये क्लास क्लियर हो रही हैं चीज़ें आपको ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड? यस सर। ओके, तो इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, उसमें आपके अनबंडल्ड कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं। अनबंडल्ड कॉर्पोरेशन जो होती हैं इसमें ऑटोनोमस बिजनेस यूनिट्स फंक्शंस एज प्रॉफिट सेंटर्स, ट्रेडिशनल सपोर्ट सर्विसेज आर आउटसोर्स्ड। इसमें जो है आपके डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनको हम एज अ डिफरेंट सोर्स होते हैं और उनके डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर्स बन जाते हैं। हर एक का प्रॉफिट हर सेंटर का जो है डिफरेंट तरीके से हम इसको जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लाइक नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसा होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन विच आर सिमिलर टू द अनबंडल्ड कॉर्पोरेशंस। One of the driving force to creating such network organization is the need of outsourced activities that the other companies, consultants or joint venture partners can perform better or more quickly or at reduced cost. यानी इसमें नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें जो जिसमें आप जिन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती उनको आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी को दे देते हैं जिसमें उसकी स्पेशलिटी होती है। लाइक ह्यूमन रिसोर्स की अगर आपकी स्पेशलिटी नहीं है तो आप ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन या उसकी रिक्रूटमेंट फंक्शन आप किसी बायर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दे देते हैं, उसको आउटसोर्स कर देते हैं। Similarly, cellular organizations होती हैं, this structure form organizations are typically groups of small technology oriented companies that maintain affiliations over time. Employees of these corporations are mostly technical professionals who take various projects. Managerial needs for such organizations is technical knowledge, cross-functional experience उनका होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर, कोलैबोरेटिव लीडरशिप एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि हमने टेक्नोलॉजी की विद रिस्पेक्ट टू हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो गया हुआ है। इन दिस स्ट्रक्चर जो आपके रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली एन एंटरप्रेन्योरल कॉर्पोरेशन दैट एग्जिस्ट बाय फिलिंग निचेस। निच क्या होता है? निश का मतलब ये होता है कि हम किसी जो आपके कस्टमर्स होते हैं किसी खास किस्म की कस्टमर की नीड को हम टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, रादर देन टारगेटिंग द ओवरऑल पॉपुलेशन और मास मार्केटिंग। हम कस्टमर्स की किसी खास नीड को टारगेट कर रहे होते हैं, निश। रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है निश को टारगेट कर रही है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई शू मेकिंग कंपनी है, अब शू मेकिंग कंपनी ज़्यादा सब लोग शू यूज़ करते हैं, कुछ मेल के लिए शू बनाते हैं, कुछ फीमेल के लिए बनाते हैं, लेकिन इसकी बड़ी मार्केट होती है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमने ऐसे शूज़ बनाने हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए, या जो स्पोर्ट्समैन के लिए, या जो एक्सरसाइज करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ऐसे शूज़ आते हैं मार्केट में, तो निश का मतलब ये होता है किसी स्पोर्ट्समैन की स्पेसिफिक नीड्स को अगर देखकर आप बना रहे हैं शूज़, तो वो निश उसकी एग्जाम्पल है, निश। इसमें हम खास इसकी कस्टमाइज्ड सर्विसेज को टारगेट करते हैं फॉर आवर कस्टमर्स। So in these corporations, decision making is weak and is likely to be retained at the level of central entrepreneurial level
एंटरप्रेन्योर ज़्यादा ये काम कर रहे होते हैं और वो निश को टारगेट करते हैं। तो दैट इज़ दी अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देन इसमें ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट में जो लेबर मार्केट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एम्प्लॉयज लोकेटेड विद इन दी ज्योग्राफिक एरियाज फ्रॉम विच एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड। आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो यू विल हैव टू हैव द आइडिया अबाउट द लेबर मार्केट, ठीक है। और लेबर मार्केट जो है चेंज होती रहती है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर लेबर जो है चाइना जैसी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्री में चीप है, ठीक है, द लेबर मार्केट का जो ट्रेंड्स हैं दैट आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दी अमेरिका और यूरोप में जो लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, इधर चीप है। you'll have और ये सारा जो होता है दैट इज द केस ऑफ द शॉर्टेज एंड सप्लाई। जिधर आपकी शॉर्टेज होगी, क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन जैसी जो कंट्रीज हैं उसमें शॉर्टेज है लेबर की, तो उनकी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, यू हैव टू पे देम मोर। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया में लेबर आपकी जो है रेडिली अवेलेबल, उनकी सरप्लस है, इस वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी और उनको जो है आप चीप रेट पे भी जो है रिक्रूट कर सकते हैं। तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यू विल हैव टू एग्जामिन द लेबर मार्केट, या आपने उसको लेबर मार्केट को अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है। देन राइट साइजिंग का ट्रेंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाउन साइजिंग करें। फिट दी कंपनी, राइट साइजिंग जो है इसका मतलब लगता है फिट दी कंपनीज गोल्स टू दी वर्क फोर्स नंबर्स, यानी आप इतनी उसकी नंबर्स अपने रखें, वर्क फोर्स रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो जो है आपकी कंपनी के गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सके, ठीक है। डाउन साइजिंग इज डिफरेंट। डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको रिड्यूस कर देते हैं वर्क फोर्स को इन ऑर्डर टू मीट द लो रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी। राइट साइज का मतलब होता है कि आपने वो जो रिक्वायरमेंट है वो ऑप्टिमम रखनी है, इन द सेंस कि आपकी जो कंपनी के गोल्स हैं दैट कैन बी राइटली अचीव्ड। फॉर एजिलिटी कंपनीज बिल्ड अ कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स। अब जो वर्कफोर्स होती है, यू मे हैव द आइडिया, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर फोर्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, परमानेंट वर्कर्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जो होती है। और इसमें जो ये जो पार्ट टाइम और टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इनको कहते हैं कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी यूल हैव टू कीप इन माइंड। Then legal considerations with respect to the human resource, that is again very important कि आपके फेडरल लॉज क्या हैं अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। लेबर आपके लॉज, पाकिस्तान की पूरे लेबर लॉज क्या कहते हैं, तो उसके मुताबिक ज़ाहिर है आपने उसको कंपनसेट करना है, उनको हैंडल करना है अपनी ह्यूमन रिसोर्स को। आपको एक प्रोजेक्ट में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स आप रिक्रूट करेंगे, उनके जो आप अपने एम्प्लॉइज होंगे प्रोजेक्ट के, यू हैव टू सी द डिफरेंट रूल्स कि व्हाट आर द लेबर लॉज, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। अगर आपको उसका पता ही नहीं होगा कि लॉज क्या हैं तो अगेन बाद में बहुत सी उसमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं। कोर्ट डिसीजंस क्या हैं अबाउट द लेबर, यू हैव टू केयर अबाउट दीज डिसीजंस एज वेल। लीगल एनवायरनमेंट में आपकी सेफ्टी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी सेफ्टी, ये एक पूरा टॉपिक है, इसको हम एज अ सेपरेट लेक्चर भी डिस्कस करेंगे। That is a very important concern for the human resource managers. They will have to be careful about the safety of their employees. उसके लिए आपके equipment अच्छे होने चाहिए, जिससे especially for those employees who work on a hard areas और hard machinery, ठीक है, chemical, जिस तरह chemical industry होती है या ये mining की industry है, तो you'll have to be careful about the safety, और वो जो laws बने होते हैं you'll have to follow those laws. देन कंपनसेशन की, एम्प्लॉइज मिनिमम कितनी कंपनसेशन होती है लेबर की, हर बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और क्या कंपनसेशन की जो रूल्स हैं यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या रूल्स होंगे, डिस्क्रिमिनेशन के क्या रूल्स होंगे, हैरासमेंट को किस तरीके से डील करना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू एनालाइज दिस लीगल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट ह्यूमन रिसोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लाइसेंसिंग, आपने अगर किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके बाद जो ऑपरेटर है उसके बाद लाइसेंस है कि नहीं है, और कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद लाइसेंसिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल लाइसेंसिंग। ऑडिटिंग किसी किसी होगी, डेट इज अगेन किसी किसी आप ऑडिट कराएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। रिसोर्सिस का यूज़ किसी कैसे करेंगे, कन्फ्लिक्ट्स को किसी कैसे हैंडल करेंगे, व्हाट विल बी द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्टीज, यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। इमिग्रेशन के क्या रूल्स हैं, टैक्सेस किसी के से अप्लाई करने हैं, लोगों से किसी एम्प्लॉय से किस तरह लेने हैं, और आपकी कंपनी के अगर टैक्स पे करेगी तो उसको यू विल हैव टू फॉलो द डिफरेंट रूल्स। इसी के तरीके से जॉब टर्मिनेशन, आपने अगर किसी एम्प्लॉय को निकालना है तो वो भी इतना ईजी नहीं होता, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स।
अपनी यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स बनाती है एंड अगर कोई मैक्रो लेवल पे रूल्स बने हुए हैं टर्मिनेशन के, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। और देयर आर द डिफरेंट एग्जांपल्स कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल, एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि कुछ आपके कॉन्टीजेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, कुछ कॉन्टीजेंट वर्कर्स। अब वो 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और इन शॉर्ट कि वो जीत गए सुप्रीम कोर्ट से। अब उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर किया कि इसको 20 साल की जो है ना परमानेंट वाली सैलरी पे करें। अब वो कोई अरबों में पे बन गए और दे विल हैव टू पे देयर एम्प्लॉय। अब मेरा मकसद ये है कि जब उन्होंने वो हायर हायर की थी तो उन्होंने उस वक्त रूल्स को नहीं देखा कि बड़ा लेबर के रूल्स क्या हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट वो करते रहे, रिफाइन करते रहे, उसको रिवाइज करते रहे। लेकिन उनको एट द एंड जब वो कोर्ट पे गए तो वो केस जीत गए और उनको लमसम में जो है 20-20 साल की पे उनको पे करनी पड़ी। तो इस वजह से ये जो रूल्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन रूल्स अबाउट द प्राइवेसी ऑफ द एम्प्लॉइज़ कि हाउ यू विल मेंटेन द प्राइवेसी। अगर उसका एमआईएस डाटा बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स का डाटा बना हुआ है, तो वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। अक्सर आप देखते होंगे कि वो आते हैं तो वो क्या बाकायदा दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू शेयर द एम्प्लॉइज़, ठीक है? अभी एफबीआर का कोई वो से बैंक्स के साथ चल रहा था कि आप हमारे अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनका डाटा शेयर करें, ठीक है? अभी उनका केस, नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन दैट प्राइवेसी। और उसको आपके जो लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल जो रूल्स हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुली एनालाइज दीज रूल्स। कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरीके से मेंटेन करेंगे, मैंडेटरी रिपोर्ट्स क्या हैं, कौन-कौन सी रिपोर्ट आपने एक्सक्यूज एनुअल। मी सर, जी, जी। ये इमिग्रेशन का जरा बता दो। इमिग्रेशन के जो क्या रूल्स हैं, आपकी कंट्री में क्या रूल्स हैं, ठीक है? इमिग्रेशन के आई सी, ओके ह्यूमन ओके। ह्यूमन रिसोर्स को आपने बाहर भिजवाना है कि अब मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर आपकी ब्रांच दूसरी में है, तो क्या इमिग्रेशन के रूल होंगे, ठीक है? आपकी कंपनी किसी-किसी उसको फैसिलिटेट करेगी। तो ये लीगल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आपको ज़ाहिर है पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रूल्स क्या हैं उसके, राइट। ठीक है? इसी तरह मैंडेटरी रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो लॉ में मैंडेटरी होती हैं, जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिटिंग का जिस तरह एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ऑडिट करवाना है। इसी तरीके से कुछ रिपोर्ट की होती है कि आपने ये रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं। ड्रग फ्री वर्क प्लेस होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर द रूल्स। ये लीगल एनवायरनमेंट के अंडर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो एनवायरनमेंट हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो अबाउट द रूल्स about the legal environment with respect to the human resource. Then सोसाइटी का आपको बताया कि एथिक्स और जो कल्चरल सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स। नो लॉन्गर कंटेंट टू सर्व विदाउट क्वेश्चन द एक्शन ऑफ द बिजनेस। एथिक्स, व्हाट इज कंसिडर्ड गुड एंड व्हाट इज कंसिडर्ड बैड। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एवरीथिंग वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो एथिक्स हैं और जो आपके रूल्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो रूल्स हैं, वो जो आप बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपने उसकी अवेयरनेस देनी है अपने एम्प्लॉइज़ को कि यू हैव टू फॉलो दोज़ रूल। कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं दैट मे बी वेरी, एक तो आपके जनरल होते हैं ना, कंट्री के हिसाब से मैक्रो लेवल पे, एक आपके अपने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसको आपको यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एथिक्स, डिसिप्लिन्स रिलेटिंग व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ठीक है? उसकी मॉरल ड्यूटी क्या होंगी? अब इसकी मॉरल ड्यूटी जो है या ऑब्लिगेशन टू वे होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं और एम्प्लॉइज़ की भी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं। तो आपने ये अवेयर करवाना होता है अपनी सारी ह्यूमन रिसोर्स को कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और एम्प्लॉइज़ की क्या ड्यूटी, अपने एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज़ हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयड, एनफोर्स्ड और फेल्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर्स टू सर्व और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप्स अदर देन देमसेल्व्स। किसी के से उन्होंने प्रोटेक्ट करने हैं अपने राइट्स, एम्प्लॉइज़ नहीं और ग्रुप कैसे-कैसे वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सोशल एनवायरनमेंट में विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनियंस बाद दफ़ा होती हैं, तो यूनियंस को आपने किसी कैसे हैंडल करना है उसके लिए अलग से रूलिंग होती है। यूनियंस जो होती हैं दे आर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव जॉइंड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग कलेक्टिवली विद देयर एम्प्लॉयर। जिस तरह पीटीसीएल की आपने सुना होगा, जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी थी तो वो यूनियन सामने आ जाती है, फिर वो बार्गेनिंग करती है। पीआईए की प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं तो वो यूनियन जो है फिर वो बार्गेनिंग करती है उससे और वो कलेक्टिवली बार्गेनिंग।
तो इसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है, यूनियंस के भी कि आपने किसी के से यूनियंस को मैनेज करना है और किसी के से अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करना है, बिकम अ थर्ड पार्टी वन डीलिंग विद द कंपनी, किसी के मीडिएशन आर्बिट्रेशन करवानी है, तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवेयर्ड बाय द जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए सब चीज़ों का। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस, because they have invested money in firm, they may at times challenge programs considered by the management to be beneficial to the organizations. जो शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव नज़ाहिर है, you always have to keep in mind, वो आपके मेन इन्वेस्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, तो you'll have to always keep that in mind. Competitive environment आपको सामने हमेशा उसको रखना चाहिए। Firms may face intense competition in both their product or service and labor markets. You'll have to be careful about that. Economy को हमने discuss किया। So all these things are important. Then values and attitudinal trends of the employees, इसको हमने discuss किया कि principles क्या हैं, standards क्या हैं, moral, ethics, concepts, beliefs. You should be very careful about that. Then attitudes, positive or negative feelings concerning the objects, people or events. Attitudes are less stable than values. Attitudes आपने किसी के से मेंटेन करने हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज को क्या होंगी, उससे ह्यूमन रिसोर्स किसी के से इफेक्ट हो सकती है, आपके एम्प्लॉइज, all these things are important. Understanding the cultural, all these things comes understanding the comes under the cultural environment. So HRM जो है helps employees understand other countries political and economic conditions. ये सारी conditions, इसके rules, cultural environment, ये सारा जो एनालाइज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। ओके क्लास, अभी विद इन 2 मिनट्स हमारा ये सेशन जो है वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। अभी आप लोगों को जो मैं ना वो वीडियो सेंड किया करूँगा चैनल के थ्रू, जो यूट्यूब का चैनल है, आप लोगों ने ज़्यादा बेहतर है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो ऑटोमेटिकली वीडियोज मैं शेयर नहीं फिर किया करूँगा, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाया करेंगे वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि एक प्रोडक्टिविटी का जो मैंने आपको करवाया था लेक्चर, प्रोडक्टिविटी का, और ये जो कल्चरल, इसका एक क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शॉर्ट राइट। होंगे और ये क्विज मैं आपका उसमें मूल्यांकन में लूँगा। आधे घंटे का क्विज होगा, उसकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। वीडियोस को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, हमारी एक क्लास मिस हुई हुई है, वो आप लोग जो भी मुझे दिन बता देंगे टाइम, उस पे हम ये क्लास अरेंज कर लेंगे। तो व्हाट डे सूट यू ऑल, किस दिन लें हम एक्स्ट्रा क्लास? ये सर हम आपस में कंसल्ट करके ना आपको बता देंगे जी, आप मुझे बता देना। अ, विद इन 1-2 डेज। जी, यस। 1-2 डेज़ में आप मुझे बता दें। और यस सर। और ये जो क्विज़ है फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक रख लेते हैं, ताकि आपके पास टाइम हो इसकी तैयारी का। क्विज़ जो होते हैं दीज़ आर वेरी जी। इंपॉर्टेंट। राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्विज़ आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग उससे इफ़ेक्ट होगी। मैं कोशिश करूँगा आपसे 3-4 क्विज़ लूँ, फिर बेस्ट 3 मैं काउंट कर लूँगा, ताकि आप लोग मैक्सिमम अपना ग्रेड इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। लेकिन क्विज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्लाइड्स मैं आपको भेज रहा हूँ और जो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको बार-बार आप देखें, उसमें एक-एक पॉइंट नोट करें, इसी में से क्वेश्चंस आएँगे। राइट। ठीक है? चैनल्स में जो रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड करूँगा, उसी में से क्वेश्चंस होंगे, और उससे अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है उसका। ओके, राइट। एक 2-3 मिनट की ब्रेक के बाद ये कुछ स्लाइड्स बस रह गई, मैं क्विकली 10 मिनट पे वाइंड अप कर दूँगा लेक्चर। ठीक है।